ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्विट करके मैं फुल टाइम ये चालू किया। मैंने रिस्क लेकर के, मैं जान रहा था कि बहुत रिस्की है, अभी सक्सेस रेट भी इसमें बहुत कम है, बट अभी तक मैं इसमें प्रॉफिटेबल हो नहीं पाया हूँ। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये सबके बस का नहीं है, मगर मेरा करियर तो मुझे कोशिश करता हूँ कि इसी में बनाना है मुझे। डर तो है हमेशा मार्केट से, वो मुझे पता है कि ये किसी को नहीं छोड़ता है। ऑप्शन बाइंग से 10 टाइम ज्यादा रिटर्न बन रहा है मेरा यहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे मार्केट और मैं के एक नए एपिसोड में। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी आप शेयर खरीदते हो और बाद में स्टॉक नीचे गिर जाता है और जब भी आप स्टॉक बेचते हो उसके बाद ही वो चल जाता है? तो अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना, तो आज का ये एपिसोड आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के एपिसोड में जो हमारे गेस्ट है राहुल शर्मा जी, उनके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम होती थी और उन्होंने मुझे पूरी चीज़ बताई कि उन्होंने जब भी मतलब वो हमेशा एक ब्रेकआउट को फॉलो करते थे और जैसे ब्रेकआउट होता था उसके बाद वो स्टॉक खरीद लेते थे और फिर तब वो स्टॉक अपना रीटेस्ट करने के लिए या कंसोलिडेट करने के लिए नीचे आता था, तब वो फियर में आके बेच देते थे और वापस से वो स्टॉक ऊपर चले जाता था। और उन्होंने ये भी बोला कि अगर उन्होंने कोई भी स्टॉक खरीदा और उसमें उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते, 5-6% या 7-8% में वो एग्जिट कर देते हैं। बट जब लॉस होता है ना, तो वो प्रॉपर होल्ड करते हैं और पूरे लॉस को राइड करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जनरली बहुत सारे लोगों के साथ होती है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले मेरे साथ भी होती थी। बट ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए जिससे हमारे लिए ये प्रॉब्लम कम होती जाए और एक टाइम पे आने के बाद ये प्रॉब्लम ना हो हमारे साथ। हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम इतने फोमो में आ जाते हैं ना, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट में आते हैं कि हम लोग किसी भी प्राइस में वो स्टॉक को खरीदते हैं और अगर 2-3 दिन मार्केट गिरा तो हम इतने डर जाते हैं कि जल्दी से एग्जिट भी कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हमने आज के ये वीडियो में डिस्कस की है हमारे जो गेस्ट है राहुल शर्मा जी के साथ। तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए और अगर आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ का पार्ट बनना है, अगर आप लोगों को कुछ स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप हमारी ये सीरीज़ का पार्ट बन सकते हो। और अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है और आप शेयर करना चाहते हो आपके प्रूफ के साथ, जैसे हमारे नितिन जी ने किया था कुछ एक 4-5 वीडियो पहले, तो आप फिर भी ये वीडियो की सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो अगर आप लोगों को हमारी ये मार्केट और सीरीज़ का पार्ट बनना है, मार्केट और मैं सीरीज़ का पार्ट बनना है, तो मैं गूगल फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके सारी डिटेल भर सकते हो। और अभी के लिए हम लोग जाते हैं हमारे राहुल जी के पास और डिस्कस करते हैं कि उनको ये प्रॉब्लम क्यों होती थी और उसका सोल्यूशन क्या है। और हाँ, मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल पे आप लोगों को ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे और मैं कंटिन्यूसली कोशिश करता हूँ आप लोगों से सीखने की और मेरे को जो आता है वो सिखाने की। तो बस विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम लोग जाते हैं हमारे आज के वीडियो पे और देखते हैं कि राहुल जी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वेलकम राहुल जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राहुल जी, आप कहाँ से हो? सर मैं मुंबई से हूँ। आप मुंबई से हो? मुंबई में कहाँ से? हाँ, मुंबई में मैं चेंबूर में। चेंबूर से हो, अच्छा। कितने साल के हो राहुल जी? मैं 26 का हो गया हूँ, 27 में चालू है 14 जुलाई से। ओके। तो राहुल जी, अभी ये आपने स्टॉक मार्केट की आपकी जर्नी आपने कब से शुरू की थी और आपने जब ये फॉर्म सबमिट किया तो आपके हम्म दिमाग में क्या था कि भाई ये चीजें हैं विजय जी को पूछनी है? तो वो बताने से पहले आप मुझे बताइए कि आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे शुरू हुई और आप पहले क्या अभी क्या करते हो या क्या करते थे? सर, पहले तो मेरा जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद मैंने मार्केट से रिलेटेड शुरू से ही सुना था। जब मैं अपने होम टाउन में था तब भी मुझे पता था कि मुंबई मतलब फाइनेंशियल कैपिटल होता है, वहाँ हम्म। फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो ये सब चीज़ें सुनी थी और इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था शुरू से, तो कॉमर्स बैकग्राउंड से था मैं। मुंबई आने ओके। के बाद मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया, 3 साल मैंने बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया। उसी दौरान जो मेरे सुपर बॉस थे उनसे मेरा अच्छा कम्युनिकेशन भी था। वो ये करते थे, स्विंग में ट्रेडिंग करते थे मार्जिन के थ्रू। स्टॉक को बाय करना, 10 दिन 5 दिन 2 दिन होल्ड करके फिर वो सेल करते थे मार्जिन के थ्रू। उस समय मार्जिन हम्म। फैसिलिटी अच्छी थी। तो उन्होंने मुझे बताया भी कि ये चीजें हैं, ऐसे हैं, तो साइड बाय साइड हसल कर रहे, साइड बाय साइड ये भी कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा उनसे समझने लगा, फिर मेरे को और इंटरेस्ट आने लगा करते करते।
फिर बाद में मैंने लास्ट ईयर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, क्विट करके मैं फुल टाइम ये चालू किया मैंने, कि मुझे मेरा करियर इसी में बनाना था। ओके। तो अभी आप कितने साल से, मतलब अगर हम लोग शुरू से देखें तो आप कितने टाइम से ऑलमोस्ट मार्केट? शुरू से अगर आप देखते हैं तो सर 2.5 साल होने को आ गया है। फुल टाइम 1.5 साल ढाई हो गया, साल 1 साल फुल टाइम करते-करते मेरे को पिछले साल अगस्त में मैंने छोड़ा था। 1 साल के ऊपर हो गया है। हम्म। उससे पहले मैं 1 साल से और मैं कभी स्विंग कर रहा था या फिर ऑफ़िस में ही ऑप्शन बाइंग कर रहा था, वैसे-वैसे करके थोड़ा ओके। बहुत। तो ट्रैक कर रहा आपका था मैं जो 2 साल से। 2 साल से मार्केट को हम्म, ट्रैक कर रहा हूँ। सही है सर। तो अभी मतलब आपका, आपके फैमिली में कौन-कौन है? आप कहाँ, मतलब मुंबई में रहते हो तो फैमिली में कौन-कौन है और कैसे फैमिली चलता है में आपका सब? फादर, मदर, एक सिस्टर है, बिज़नेस है अपना खुद का। तो अभी मेन हुँ, ये है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है फैमिली की। तो ओके। इसकी वजह से मैं ये स्टेप लेने में मैं आगे आ भी पाया, रिस्क लेकर के। मैं जान रहा था कि बहुत रिस्की है, अभी सक्सेस रेट भी इसमें बहुत कम है। हुँ, बहुत कम लोग सक्सेस हुए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है और टाइम भी देना पड़ता है। तो इसकी वजह से हुँ, मैंने सब चीज़ों को कैलकुलेट किया, मैंने बोला कि अभी मेरे पे डिपेंडेंसी नहीं है, अभी रिस्क नहीं है, तो मैं अभी ही कर सकता हूँ। आगे चल के अगर मेरे पे रिस्क हो गया, फैमिली, मैरिज या फिर कोई लोन-वोन चालू हो गया, तो उसके बाद करने को ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा मुझे। सो दैट्स व्हाई मैंने अभी ये स्टेप हुँ। लिया करने के लिए। तो फैमिली का अपना अगर मैं बिज़नेस आपको, है, क्या क्या बिज़नेस है वो सर? बिल्डिंग मटेरियल का बिज़नेस है। ओके। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना राहुल जी, बिकॉज़ अगर कोई फुल टाइम मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करता है, तो हुँ, मतलब अभी कोविड के बाद ऐसी चीज़ें बहुत हो गई है कि लोगों को मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बनना है। बट राइट फुल सर। टाइम ट्रेडर बनना है वो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बन सकते हो। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए एक्सपीरियंस लगता है। पर हुँ, डेली बेसिस का जो एक्सपेंस होता है, जो हमारी लाइफ होती है, जो हमारी फैमिली का टेक केयर होता है, वो भी वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, तो इसलिए मैंने वो पूछा था, बट ठीक है, आपने बोला आपका बिजनेस है तो वो अच्छी बात है। तो राहुल जी, अ, आपने अभी तक जो भी ट्रेडिंग की उसमें अभी मतलब आपका जो कैपिटल है वो आपने अभी तक हुँ। कितना है आपका कैपिटल? अभी प्रेज़ेंट टाइम में सर मेरा 14 टू 15 लाख के रेंज में है, जिसमें से हम्म। मैं 95% मेरा जो कैपिटल है ना, मैं वो स्विंग करता हूँ। आज बाय मतलब ओके। स्टॉक बाइंग, सेलिंग करता हूँ, वो भी विदाउट मार्जिन, मार्जिन उसमें नहीं लेता हूँ। बस मैं हम्म। जो नॉर्मल अपने एनालिसिस से या फिर आप लोग से सीख करके, देख करके, मैं बाय करके 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में जैसे भी अपना एक अमाउंट ऑफ रिटर्न मेरे को बना, मैं बेच देता हूँ। और मैंने 5% मतलब थोड़ा-सा कैपिटल ही अप्रॉक्सिमेटली 50,000 के समथिंग का कैपिटल मैं ऑप्शन बाइंग में रखा हूँ और उससे मैं डेली ट्राई करता हूँ ऑप्शन बाइंग करने को, सीख रहा हूँ। बट अभी तक ओके। मैं इसमें प्रॉफिटेबल हो नहीं पाया हूँ। अभी भी मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट भी नहीं कहेंगे, मतलब 50-50% है, जितना मैंने ब्रोकरेज दिया है उतना ही लॉस है। बट बड़ा हम्म। डेंट नहीं लगा है। मैंने सोचा है कि जब तक मैं छोटा कैपिटल अपना ग्रो करके और अच्छे से सीख ना पाऊँ, साइकोलॉजी नहीं बिल्ड कर पाऊँगा, तब तक मैं इसके अंदर बड़ा कैपिटल नहीं डालने वाला हूँ। और ओके। बाकी तो 95% ऑफ द कैपिटल से मैं स्विंग करता हूँ। तो ये जो 95% से आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, उसमें आपका कोई फिक्स मेथड है? आपने कोई मेथड डेवलप किया है? हुँ। अभी क्या प्रेज़ेंटली है सर वो? एग्ज़ैक्टली कोई वैसा फ़िक्स मेथड नहीं है। 2-3 चीज़ें जो हम्म। मैंने आप लोग से ही सीखी हैं, आपसे और भी 2-3 जनों से इधर-उधर देख कर के मैंने सीखी। कुछ मैंने बुक्स पढ़ी हैं। मैंने हम्म। द 12-15 बुक्स भी पढ़ी हुई हैं। तो उसमें हम्म। मैंने सीखा था, मैंने एक रेंज का मैंने सीखा था। एक बुक है, हाउ आई मेड टू 2 मिलियन इन स्टॉक मार्केट। स्टीवन ओके। नीसन करके कोई वो ऑथर हैं। उन्होंने रेंज हम्म। ब्रेकआउट के बारे में बताया था। उन्होंने 18 महीने में 2 मिलियन बनाए थे। ओके। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि रेंज ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करते हैं और रेंज के नीचे का एसएल लगा करके रेंज के ऊपर, और मैंने काफ़ी देखा भी डेली चार्ट हम्म। पे, वीकली चार्ट पे, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है वो। 95% ऑफ टाइम वर्क करता ही करता है। तो वो मैंने हम्म। सीखा, फिर आपका थोड़ा सा देखा था, वो ऑल टाइम हाई वाला जो ब्रेकआउट रहता है, ये हम्म। लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट रहता है, 10 साल 5 साल के ब्रेकआउट्स को, उसको मैं यूजली ट्रेड करता हूँ। और कभी कभी कोई अगर मिल गया तो बॉटम बॉटम वाले स्टॉक स्टॉक पकड़ता हूँ। जैसे कोई हम्म। लग रहा है कि हाँ, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। थोड़ा बहुत मुझे फंडामेंटल आता है, क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। मैंने ग्रेजुएशन भी और एमबीए मैंने किया है बैंकिंग एंड फाइनेंस से। तो मुझे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल एकदम प्रॉपर नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, तो मैं वो सीख करके फाइनेंशियल में अगर चेंजेस दिख रहे हैं लास्ट 2 साल 3 साल में, तो मैं सोचता हूँ कि बॉटम में उसको पकड़ने का ट्राई करूँ। ओके। तो मैंने आपको ये इसलिए पूछा ना राहुल जी, बिकॉज अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये एक बिजनेस जैसा होता है, और राइट बिजनेस में सर। आपको एक स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। जैसे आपने बोला कि आपके फादर का बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस है, तो आपके फादर बिल्डिंग मटेरियल लेके किसी को बेचते होगे, राइट? हम्म।
तो उनके पास बहुत सारे डीलर्स का नंबर होगा कि भाई राइट। ये डीलर के पास क्या भाव है। मतलब वो बिल्डिंग मटेरियल लेने के पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मार्केट में गए और लेके आए। वो ऐसा करते हम्म। होगे कि 4-5 डीलर के पास कांटेक्ट करते होगे, प्राइस निकालते होगे, किसका मटेरियल क्वालिटी ज्यादा अच्छा है वो देखते होगे, और कौन ज्यादा क्रेडिट का टाइम देता है। मतलब बहुत सारी चीजें होती है बिजनेस में देखने के लिए। उसी तरीके से हमारे स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे टाइप के बिजनेस है। इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, उसके बाद लॉन्ग टर्म में भी बहुत सारी मेथड है। तो अगर आपने आपकी हम्म। एक मेथड को, या मैक्स टू मैक्स 2-3 मेथड आपने डिजाइन कर ली आपके पर्सनालिटी के बेसिस पे, और आपने उसके अंदर डीप डाइव इन किया, तो आप आगे जाके अच्छा काम कर सकते हो, फिर आपको आगे जाके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने बहुत देखा है, हमने बहुत एपिसोड्स बनाए हैं और मैंने बहुत सुना है ये कि लोग ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक अपनी एक मेथड पे बैठे रहते हैं, फिर वहां से रिजल्ट नहीं आया तो दूसरी मेथड पे चले जाते हैं। तो चलो, हम्म। ये सुन के अच्छा लगा कि आपने 2-3 चीजों पे आप काम कर रहे हो और वो आपके लिए एज ऑफ नाउ वर्क कर रही है। वर्क कर रही है। और ये भी सुन के अच्छा लगा कि आपने ऑप्शन बाइंग को अभी तक अपना लोएस्ट कैपिटल एलोकेट किया है। जब तक आप उसमें प्रॉफिटेबल नहीं होते आप उसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाओगे। बहुत अच्छी बात है ये। तो राहुल जी, आपको अभी, आपने जब ये फॉर्म भरा था तब आपके दिमाग हम्म। में क्या था कि यार ये बात है, मैं ये बात विजय जी के साथ करूंगा, जो मेरे को मैं लगता सर है मेरे कि। से दो तीन चीजें, एक तो मेजर चीज ये पूछनी थी। मैं रैली तो मैं बैठ जाता हूँ, बट जैसे आप हैं थोड़े बड़े टाइम बड़ा रैली कैप्चर कर पाते हैं, देखा मैंने आपके काफी सारे व्लॉग्स में भी देखा था, आपने दिखाया है 20%, 25%, 30-30% पे आप बैठे हैं कोई भी हम्म। स्टॉक को अगर आपने बाय किया 40%। मैं 5%, 8%, 10% का गेन दिखता है तो मुझे लगता है कि अगर फिर एक दिन करेक्शन आया, 2 दिन डाउन हुआ, तो मुझे लगता है बुक कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। वो मेरे से थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ओके। उसके ऊपर और। कैसे काम करना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए मैं ऑल टाइम हाई का, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, जब मैं ब्रेकआउट पे कैच कर रहा हूँ तो मैं हम्म। तुरंत इंटर कर जाता हूँ, एकदम कंफर्मेशन भी नहीं आता है, मैं सोचता हूँ कि यार ली पकड़ लूँ, और बाद में वो रीटेस्ट के लिए आता है, वो टाइम पे मैं एसएल कटता है मेरा। मैंने देखा है हम्म। यूजुअली ये होता है कि मैं तो पहले सोचता हूँ अगर रीटेस्ट के लिए वेट करूंगा तो फिर वो मूव वो चला गया, तो वो फोमो काटने लगने लगता है बहुत ज्यादा। हम्म। ये तो दो तीन देखो चीजें। ये, मतलब ये जो दो चीज है ना, वो बेसिकली आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपको अभी बीच में आ रही है। बिकॉज 2 साल आप अच्छा। बोल रहे हो, पर आई गेस कि आपने एक आध साल ही मार्केट में पूरा तरीके से ध्यान दिया होगा, फुल पूरी टाइम तरीके से मतलब। तो 1 साल दिया है, फुल टाइम एक है साल ना? से ऊपर, 1 साल होने का गया। कोई बात नहीं, तो मैं आपको इसकी जवाब देने की कोशिश करता हूँ अपने प्लीज सर। एक्सपीरियंस के बेसिस पे। पहले मैं आपको ये जवाब देता हूँ कि आप किसी भी स्टॉक में एक अच्छी रैली को कैसे राइड कर सकते हो। तो देखो, पहले मेरे से भी ये प्रॉब्लम होती थी। कोई स्टॉक अगर 10% चलता था तो हमने कभी सोचा ही नहीं था ना कि ये 10% से ज्यादा चल भी सकता है। पहली राइट। बात तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक होते हैं जो 200 रुपए वाले होते हैं, फिर वहां पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट करते हैं, फिर वो 200 से 250 होते हैं, फिर 300 होते हैं, फिर 300 पे बहुत सारे दिन कंसोलिडेट करते हैं, फिर बाद में 350, 400, 500 ऐसे वो चलते रहते हैं। जैसे अगर आप लास्ट 2 साल देखोगे तो बहुत सारे ऑटो स्टॉक है, टीवीएस मोटर, एमएनएम, और मदरसन सुमी हो गए, बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स है। हम्म। वो मतलब डबल से 3 गुना हुए हैं। पर अभी आप ये 3 गुना की रैली या 2 गुना या एटलीस्ट 100% तक की रैली कैसे कैप्चर कर सकते हो? तो देखो, पहले तो ये है कि आप जो ट्रेड करते हो, आपका टाइम फ्रेम कौन सा होता है ट्रेड करने का? सर अगर स्विंग करता हूँ तो आपका डेली टाइम मतलब, फ्रेम है। हाँ, मतलब आप ये जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो वो आप डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे बोल रहे हो, राइट? हाँ हाँ। हम्म। तो मैं देखो डेली आपको में एक बात अगर एक बता। कैंडल, 2 कैंडल लो बनी था तो मैं काट देता हूँ, मुझे लगता है शायद और वही नीचे जाने वाला है। वो प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ। आप जो डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो वो छोटा टाइम फ्रेम है। मैं उसको छोटा इसलिए बोलता हूँ, वैसे छोटा तो 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम होता है, पर मैं डेली टाइम हम्म। फ्रेम को जनरली छोटा टाइम फ्रेम बोलता हूँ। मेरे नजर में सबसे छोटा टाइम फ्रेम डेली है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरी शुरुआत होती है मंथली और क्वार्टरली चार्ट देखने से। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ वीकली पे। उसके बाद में किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का चार्ट देखता हूं, तो मैं सबसे लास्ट में मैं डेली का टाइम फ्रेम देखता हूं। अब देखो, अगर आप बहुत बड़ा पिक्चर देखोगे, अभी जैसे हमारा ऑफिस 18 फ्लोर पे है, तो मैं अगर ऊपर से नीचे देखता हूं अपने विंडो से, तो मुझे बहुत सारी कार दिखाई देती है, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं, बहुत कुछ, मतलब बहुत बड़ा। मुझे यहाँ से जो जूहू बीच है ना वो भी दिखाई देता है जब हमारा स्काई क्लियर होता है। तो यहाँ से मुझे बहुत क्लियर पिक्चर दिखता है।
कि लंबा कहाँ तक है, क्या चल रहा है। अगर मुझे ऑफिस से निकलना भी होता है तो मैं देख लेता हूँ ट्रैफिक है कि नहीं है, तो नहीं होता है तो मैं निकल जाता हूँ। तो ये मैं अभी स्टॉक मार्केट में कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, जब आप एक बड़ा टाइम फ्रेम देखते हो ना, तो आपको बहुत सारी क्लियर चीजें दिखाई देती है। बट जब समझो, अब समझो जैसे मैं 18 फ्लोर पे हूँ पर मैं नीचे रास्ते पे आ गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि 500 मीटर के बाद या 1 किलोमीटर के बाद मुझे ट्रैफिक मिलने वाली है? मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरे को वो जाना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा ना। तो वैसे ही डेली टाइम फ्रेम के डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एक दिन मार्केट में पैनिक आया, या एक दिन आपके स्टॉक के कैंडल ने रेड, स्टॉक के चार्ट ने रेड कैंडल बनाया है या डोजी कैंडल बनाया, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि हम तो डेली का ही भाव देख रहे हैं, राइट। तो अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम फ्रेम बड़ा कर दोगे, क्योंकि आप जो देख रहे हो ना, वो टाइम फ्रेम में उतना बड़ा गेन मिलने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, जैसे आपने समझो 20 सिंपल मूविंग एवरेज, आपको पता है ना क्या होता है? तो अगर आपने समझो ब्रेकआउट के बाद आपके डेली टाइम फ्रेम में 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा दिया, कि भाई समझो आपका टारगेट, समझो आपने 100 रुपीज पे एंट्री किया और आपका टारगेट था 110, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो आपका 10% का टारगेट था, और समझो आपने वो ट्रेड में 2 या 3% का रिस्क लिया था। एक बार वो स्टॉक आपके टारगेट पे आया, 110 पे आया, तो आप क्या कर सकते हो, आपकी 50% क्वांटिटी बेच सकते हो 110 रुपए पे, और बाकी की 50% की क्वांटिटी आप 20 सिंपल मूविंग एवरेज को चार्ट पे लगा के उसको एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे, कि जिस भी दिन 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ये लाइन ने क्रॉस करके क्लोज दे दिया, मैं क्लोज। अपनी पोजीशन वहां पे एग्जिट कर दूंगा। क्लोज मतलब 3:15 से लेके साफ समझो ना, 3:20 से लेके 3:30 तक अगर प्राइस उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आप क्लोज का वेट मत करना, 3:28 पे आप उसको बेच सकते हो, क्योंकि मोर और लेस उसकी क्लोजिंग तो नीचे ही आने वाली है, अगर लास्ट 15 मिनट वो नीचे ही ट्रेड कर रहा है तो, राइट। राइट। तो इससे क्या होगा ना, कभी कभी ऐसा होता है कि डेली टाइम फ्रेम पे वो स्टॉक नीचे जाता है और फिर वापस से वो पूरा सा एक जंप कर जाता है, तो पूरा वो जो डाउन साइड गया था उसको कवर करके पूरा ऊपर चले जाता है। तो अगर आपका स्टॉक सच में स्ट्रांग है, तो वो आपको वहां पे 20 सिंपल मूविंग एवरेज का ये जो ट्रेलिंग लॉजिक मैंने आपको बताया वो काम आएगा, सर राइट। मैं एक्सपोनेंशियल यूज करता था, 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 20 सिंपल मूविंग एवरेज में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा। आप अगर सेम चार्ट में, आपके डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, वही टाइम फ्रेम में 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगाओ और 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओ, ज्यादा से ज्यादा ओके। 2-3 रुपए 4 रुपए का फर्क आएगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 19-20 का फर्क जो बोलते हैं ना हम लोग, वो आता है। हाँ। तो ये आप कर सकते हो। और देखो, अभी आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले रहे हो, पर आपके सपने हैं बड़े टाइम फ्रेम वाले, बड़े टाइम। तो वो तो होगा ही नहीं ना। आप 50% डेली टाइम फ्रेम पे बहुत मुश्किल होता है कमाना अगर। और जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज को रख के आपके स्टॉक को फिर 50% क्वांटिटी को ट्रेल करो, तो ये ट्रेलिंग करने के लिए ना बहुत कम स्टॉक होते हैं जो स्मूथली ट्रेल होते हैं। स्मूथली ट्रेल होने का मतलब क्या, कि वो सीरियसली 20 सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके, सपोर्ट मतलब वो लेकर अप के और ट्रेंड बिना चल रही, काटे अब हाँ ट्रेंड में बिना चल रहे काटे, हैं। बिना बिना डिस्टर्ब किए वो चलते रहेंगे। बट ऐसे स्टॉक मार्केट में बहुत रेयर होते हैं, राइट। तो आपके बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे स्टॉप लॉस तो कटते ही रहेंगे, पर यहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस क्या मिलेगा कि आपने एटलीस्ट 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुक कर दिया है। अगर आपको 50% नहीं करना है, तो शुरू में आपको क्या करने का, 60 से 70% प्रॉफिट बुक कर लेने का। तो इससे क्या ओके। होगा कि बैक ऑफ द माइंड आपको ये टेंशन नहीं होगा कि मेरा पूरा ही लॉस हो जाएगा, मेरा पूरा ही प्रॉफिट चला जाएगा। इससे देखो, स्टॉक मार्केट में क्या है ना, आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, पर आपकी साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप बड़ा बहुत है। पैसा तभी कमा पाओगे जब आप बड़े लोगों जैसा सोचोगे। अब बड़े लोग कभी भी 10% का नहीं सोचेंगे, वो ऐसा सोचते हैं कि ये स्टॉक 2 गुना 3 गुना 4 गुना कैसे होगा। कैसे होगा। जनरली जनरली मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ बात की थी, मेरे फ्रेंड और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट की थर्ड टर्म आई है ना, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तीसरी बार वो लोग जीते हैं, मैं राइट राइट। पूरे कंट्री के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट है ना, एक डिकेट में तो एक स्टेप चलती है, मतलब अगर कुछ, मतलब ग्रोथ के आगे सिर्फ उनका एक स्टेप बढ़ता है, क्योंकि उनके चेंजेस इतने मैक्रो होते हैं ना, कि उसको इतने बड़े इम्प्लीमेंट होते होने हैं। में और उसको दिखने में 10 एक साल लग जाते हैं, लग वो जाते हैं। चेंजेस को लाइव दिखने में, हमारे तक पहुंचने में। तो हम ये बोल रहे थे कि
ये मोदी जी का तो अभी एक स्टेप हुआ है और अभी दूसरा आधा स्टेप अभी शुरू हुआ है, राइट। उसी तरीके से कंपनी भी बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम का सोचती है, डिकेट्स का सोचती है कि एक डिकेट के बाद हमारे इंडिया में कौन सा बिजनेस चल सकता है। वो बिजनेस की तैयारी वो लोग अभी से करते हैं। पर हम लोग एज अ ट्रेडर क्या सोचते हैं, आज कितना प्रॉफिट हुआ, आज कितना लॉस हुआ, आज क्या हुआ, आज राइट। मार्केट कहाँ गया, आज मार्केट कहाँ गया, हम कभी बड़ा सोचते ही नहीं है। तो हम वो रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, और बड़े लोग वो 18 माले पे रहने वाले लोग हैं जो ऊपर से सबको देख रहे हैं और वो हिसाब से सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा बड़ा तो बनना ही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बड़े बनोगे, पैसा कमाओगे, बट फिलहाल आप बड़े पैसों से नहीं हो, पर आप दिमाग से तो बन सकते हो ना। आप बड़ा सोच तो सकते हो ना, सोचने में तो किसी ने आपको रोका नहीं है। तो पहले आपको आपका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉडर करना पड़ेगा। आपका जो टाइम फ्रेम है, आपकी जो भी मेथड है, जैसे आपने बोला वो रेंज ब्रेकआउट वाली मेथड, वो रेंज ब्रेकआउट वाली मेथड अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे फॉलो कर रहे हो, राइट। हाँ, डेली पे। आपने कभी उसको वीकली मंथली पे ट्राई किया है? सर वीकली पे जल्दी मिलते नहीं है, बहुत कम ही स्टॉक्स मिलते हैं वीकली पे। उससे फर्क क्या पड़ता है? पर आपने कभी बैक टेस्ट किया है? नहीं, प्रॉपरली तो अभी तक तो नहीं किया है। आपने कभी 500 चार्ट्स को स्कैन करके देखा है कि अगर मैं ये मेथड को वीकली टाइम फ्रेम में फॉलो करता तो मुझे कितने ट्रेड मिले, और कितने ट्रेड का कितना परसेंटेज वो ऊपर गया, कितना नीचे स्टॉप लॉस हुआ, और कितने ट्रेड लंबे चले? नहीं किया। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप है ना पावर इंडिया का वीकली टाइम हम्म। फ्रेम का चार्ट और मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना। तो अभी तो पावर इंडिया मेरे ख्याल से 11,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसने 4 साढ़े 4 हजार के पास 8 8 9 महीने का या 8 9 क्वार्टर्स का जो ये कंसोलिडेशन होता है ना, नैरो रेंज कंसोलिडेशन, ऐसे ऊपर हम्म। नीचे एक रेंज बनी थी, एक बॉक्स बना था, उसने ब्रेकआउट किया था। आप सोचो 4,500 से अभी वो स्टॉक 11 12 हजार पे ट्रेड कर रहा है। और आप अगर उसका मंथली क्वार्टरली चार्ट देखोगे ना, तो आप बोलोगे कि यार ये कितनी बड़ी रैली है, राइट। तो सर अभी अभी ऐसा ही मैं आप, देख रहा हूँ, SRF में देख रहा हूँ ऐसा ही है ना, वीकली में। तो वो 2021 से कर रहा है। हाँ, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलेंगे। बहुत कम हो जाते हैं फिर वो। स्वाभाविक सी बात है ना राहुल जी। अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तो आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। हम्म। जितने जैसे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, तो शायद अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे कितने ट्रेड मिल जाते हैं हफ्ते के? सर अगर अगर हम हफ्ते लोग में देखें रेंज, तो रेंज में, और ये तीनों सेटअप अगर मैं मिला के देखता हूँ तो 4 5 ट्रेड मिल जाते हैं। उसमें से मैं राइट, 2 ही 3 ट्रेड करता हूँ स्टॉक। करेक्ट। पर अगर आपको यही, अगर आप ये, हाँ, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में फॉलो करो तो आपको हफ्ते में कितने मिले? ज्यादा मिल जाएंगे, 15 20 मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। तो कैसे बढ़ गया? छोटे टाइम फ्रेम पे गए, आपके ट्रेड बढ़ गए, पर आपकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? और खराब हो जाएगी, कम हो खराब हो जाएगी। जाएगी। पर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, प्लस आपके नंबर ऑफ राइट। ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे। पर अभी यहाँ पे क्या है ना, बड़े टाइम फ्रेम पे जाना सबका काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंस लगते हैं, करेक्ट। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि भाई ये एक स्टॉक है, इतने इतने महीनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, जब ये अपना कंसोलिडेशन ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। तो आपको सिर्फ अपने चार्ट्स में या अपने ब्रोकर के टर्मिनल में अलर्ट लगा के रखना है। तो एक तो आपका जो ट्रेलिंग करना है, आप बोल रहे थे कि आपका 10% का स्टॉप लॉस, आप 10% के ट्रेड के ऊपर आप रुकते नहीं हो, तो वो मैंने आपको एक ऑप्शन दिया कि या तो आप सिंपल समझ गया मूविंग मैं। एवरेज लगा के उसको ट्रेल करो, पर थोड़ा क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करने के बाद। हम्म। दूसरा ऑप्शन मैं आपको क्या दे रहा हूं, या तो आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ा लो, तो आपको थोड़ा बड़ा पिक्चर मिलेगा। बिकॉज आपको कमाने हैं 50 60 70%, और आप चार्ट देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम का, तो वो मैच नहीं करता है। मुश्किल बहुत, ना के बराबर है। क्योंकि क्योंकि 50% रिटर्न कमाने के लिए आपको शायद 6 महीना होल्ड भी करना पड़े, 4 महीना, 5 महीना, 7 महीना भी होल्ड करना पड़े। पर डेली टाइम फ्रेम में तो हमारी आदत है कि हम एक हफ्ते से कम टाइम फ्रेम में ही हो। आप अभी जो भी ट्रेड करते हो कितने टाइम के लिए होल्ड करते हो? सर एवरेज अगर देखेंगे तो 7 दिन से 10 दिन के अंदर, एवरेज है ना, 10 डेज है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे तो आपको फिर तो ज्यादा टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप जो चीज फॉलो कर रहे हो, जो टाइम फ्रेम में फॉलो कर रहे हो ना, वो टाइम फ्रेम में वो रिवॉर्ड आपको नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत मुश्किल है वो रिवॉर्ड मिलना। अगर आप वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाली मेथड भी अप्लाई करो ना, तो मुझे पता है, मेरा एक्सपीरियंस मुझे बोलता है कि डेली टाइम फ्रेम पे सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल हो या सिंपल मूविंग एवरेज हो, बहुत कम स्टॉक होते हैं जो उसको रिस्पेक्ट करके चलते रहते हैं, राइट।
तो ये एक चीज है। और दूसरा आपका क्वेश्चन क्या था? दूसरा सर ये कि मैं अर्ली एंट्री कर लेता हूँ, यही मतलब ज्यादा मूव कैप्चर करने के लिए। अभी रेंज का वो ब्रेकआउट दिया नहीं है, मगर फिर भी मैं सोचता हूँ कि मिस ना हो जाए, मिस ना हो जाए। इसको लेकर के मैं सोचता हूँ कि जल्दी एंट्री कर लूँ, ज्यादा बड़ा मूव कैप्चर कर लूंगा। ठीक है। तो आपका जो दूसरा प्रॉब्लम है कि आप हर स्टॉक में अर्ली एंट्री कर लेते हो, उसके लिए मैं आपको ये सोल्यूशन दूंगा कि अगर आप कोई ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, मैं आपको इसका दो ऑप्शन देता हूं। अगर आप कोई ट्रेड डेली टाइम फ्रेम पे लेना चाहते हो, तो समझो उसका रेंज ब्रेकआउट 100 रुपीज पे हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आप 102 पे ही एंट्री करोगे। ओके। आपको मतलब ब्रेकआउट के ऊपर 1% 2% के लेवल के बाद ही आपको एंट्री करनी है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो। राइट, आप ये करके देखो, बैक टेस्ट भी करके देखना। और दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं जो थोड़ा हार्ड है, पर मेरे हिसाब से दूसरा ऑप्शन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें मेरे को तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप समझो कोई डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड ले रहे हो, उसका ब्रेकआउट रेंज ब्रेकआउट 100 रुपीज पे है, पर आपको ब्रेकआउट पे एंट्री ही नहीं करनी है। आपको एंट्री तब करनी है जब वो 100 से 110 गया, और 110 या 105 गया, और वापस से वो 100 रुपीज को टेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट कर। शायद वो नेक्स्ट डे भी हो सकता है, या 3-4 दिन के बाद भी हो सकता है, या वो एक हफ्ते बाद भी हो सकता है। पर अभी आपको रीटेस्ट में एंट्री कैसे करनी है? जब वो वापस से 100 रुपीज पे आएगा, तो क्या आपको वापस से पूरी की पूरी क्वांटिटी बाय कर लेनी है तभी आपको पूरा एंटर करना है? नहीं। आपको क्या करना है, जब वो 100 रुपीज पे ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आता है ना, वो टाइम पे आपको 50% क्वांटिटी एंटर करनी है। और उसके बाद जब नेक्स्ट डे हमारे रीटेस्ट वाले कैंडल का हाई ब्रेक होता है, तब आपको रिमेनिंग 50% क्वांटिटी ऐड करनी है। रीटेस्ट मतलब 105 जो ऊपर वाला। अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो 100 रुपीज ये रेजिस्टेंस है, आपका रेंज ब्रेकआउट वाला है रेजिस्टेंस। राइट। चार्ट में ब्रेकआउट किया, 110 गया, 10 गया। वापस से नीचे आया। तो नीचे आने के बाद, नीचे आने के टाइम पे 2-3 कैंडल के साथ आएगा, 2-3 दिन के बाद वो नीचे आता है समझो। हम्म। तो जब ये कैंडल बना है ना, तो ये कैंडल का हाई फॉर एग्जांपल 103 का है। तो जिस दिन वो नीचे आ रहा था और 100 रुपीज का उसने लो मारा, तो वहां पे आप पहले 50% क्वांटिटी आपकी एंट्री कर लोगे। अंडरस्टैंड और वो अंडरस्टैंड। दिन पे आपने मार्क किया, वो दिन पे आपने मार्क किया कि इसका हाई 102 या 103 का है। और नेक्स्ट डे आप, मार्केट खुलेगा ना, उसके बाद आपका बाइंग स्टॉप लॉस लगा देना 103 के ऊपर, 103 50 पैसा, 103 80 पैसा, या 104। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे जब भी ये कैंडल, नया कैंडल जो बना है नेक्स्ट डे का, वो 103 को जैसे ब्रेक करेगा ना, आपकी रिमेनिंग 50% आप एंट्री करो। और आपका स्टॉप लॉस, जो भी कैंडल का लो सबसे ज्यादा जो भी है, समझो ये वाले कैंडल का लो 99 था, दूसरे कैंडल का लो 98 है, तो आप 98 लगा दो स्टॉप लॉस दोनों क्वांटिटी के लिए, दोनों जो 50-50% है अपनी वो। और फिर आपका जो टारगेट है, वो जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी वो करो, और उसके बाद आप सिंपल मूविंग एवरेज के साथ भी ट्रेल कर सकते हो एग्जिट के। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ऐसे वाली जो ट्रेड है ना, वो आपको बहुत कम मिलेंगे, 10 में से शायद 3 या 4 ही मिलेंगे। पर ऐसे वाले ट्रेड में आपके राइट जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों पता है? क्योंकि जब भी कोई स्टॉक ब्रेकआउट होता है ना, तो हर जगह उसकी बात होती है। पर जब वो स्टॉक ब्रेकआउट होने के बाद 3-4 दिन के बाद नीचे आता है ना, तो जितने लोग ब्रेकआउट के टाइम पे चढ़े होते हैं, लिए होते हैं, जितने लोग फोमो में एंटर मार देते हैं, जब वो वही स्टॉक दिक्कत है। 5% 6% नीचे आता है ना, वो वहां पे निकल जाते हैं। निकल जाते हैं। तो दैट इज द गुड टाइम टू एंटर, बिकॉज वो ब्रेकआउट लेवल के पास ही आ रहा है ना, वो ट्रेड खराब थोड़ी हुआ है। पर आपने अपनी एंट्री को भी कैसे किया, ब्लाइंडली एंटर नहीं हो गए 100%। समझो वो 100 रुपीज पे आया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 80 रुपया चला जाए, वो नीचे ही गिर रहा है ना, हम लोग फॉलिंग नाइफ क्यों पकड़ेंगे? तो हमने क्या किया, फॉलिंग नाइफ में पहले 50% क्वांटिटी एंट्री की, ऑन द बेसिस ऑफ ये कि भाई 100 रुपीज पे पहले इसका रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट लेगा। और 50% क्वांटिटी कभी ऐड की, जब वो अपना रीटेस्ट कंफर्म कर रहा है। अंडरस्टैंड। तो अगर समझो पहली बार में हम लोगों को लॉस होता है, तो हमारा लॉस होगा सिर्फ हमारे 50% कैपिटल पे। कैपिटल पे। तो हमने ट्रेड को इनिशिएट किया, पर ट्रेड ने जब अपना कंफर्मेशन दिया, तब हमने ट्रेड को और अच्छी तरीके से पिरामिड किया। अंडरस्टैंड सर। राइट, तो ये आप प्रैक्टिस करके देखो। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये ब्लाइंडली फॉलो करो। आप है ना, आपने अब तक जितने भी ट्रेड किए हैं उसको बैक टेस्ट करो, ये वाली मेथड के लिए, जो आपका फोमो ट्रेडिंग हो रहा है उसके लिए, जो दूसरा आपका क्वेश्चन था उसके लिए।
तो आप पहले बैक टेस्ट करो कितने आपने ट्रेड आज तक लिए और वो कितने ट्रेड वापस से रीटेस्ट हुए थे। और आपकी देखिए मेथड ये जहां पे भी अप्लाई होती है ना, आप बैक टेस्ट करो तो यूजली कि मैंने ये यही देखा मेथड। है, वो रीटेस्ट के टाइम पे मैं निकल जाता हूँ, बहुत बार हुआ तो है, फिर वो वापस मूव देता मैंने है। जो तो मैंने जो बोला वो प्रॉब्लम, मतलब वो आपका माइंडसेट वो टाइम पे होता है कि यार ये तो वापस वैसा ही नीचे आ रहता है, गया। हाँ सेम सेम कि ये तो नीचे जा रहा है, ये फेल हो गया है, इससे निकल जाओ। और जबकि वो 2 दिन फेल नहीं 5 दिन हुआ। बाद, हाँ 2 दिन 5 दिन बाद फिर वो आप मूव देता है। तो देखो मैंने अभी क्या बोला कि आपको स्टॉक राइट। मार्केट सीखना है ना, तो आपको स्टॉक मार्केट की मेथड की बुक नहीं पढ़नी चाहिए, आपको साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की बुक पढ़नी चाहिए। कि देखो स्टॉक मार्केट में क्या चलता है मेरे को बताओ, स्टॉक मार्केट में जो प्राइस ऊपर नीचे होता है वो किसके वजह से होता है? ह्यूमन साइकोलॉजी, फोमो, राइट ग्रीड, राइट। फियर, उसके वजह से ही होता है ना। जो भी हम लोग चार्ट में देख रहे हैं वो सब उसी का नतीजा है ना, नतीजा उसी का। है ना। तो हम लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छी तरीके से समझनी पड़ेगी कि लोग कभी घबराते हैं, लोग कभी ग्रीड में आते हैं। अभी जैसे अंडरस्टूड। बहुत सारे पीएसयू स्टॉक है, रेलवे स्टॉक है, वो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो अभी वो बहुत ही ललचा रहे हैं लोगों को कि हमें ले लो, हमें ले लो, हम तो इतने हो जाएंगे, हम तो उतने हो जाएंगे। अभी हर जगह पे उसकी बोलबाला है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये प्राइस अच्छा नहीं है, ये फंसने वाले भाव है। अगर कोई लेके फंस गया तो फंस गया। तो अगर आपने ये चीज को, राहुल जी, अगर आपने इसको आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, राइट? तो प्रोफेशनल ट्रेडर 100%। का इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं, मुझे कम ट्रेड करने हैं, पर मेरे जो ट्रेड है ना वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग होने चाहिए, अंडरस्टैंड सर। है ना। तो वो ट्रेड में क्या होगा, आप कॉन्फिडेंटली होल्ड भी कर पाओगे, आप प्रॉफिट राइड भी कर पाओगे, और आप शांति से अपना काम भी कर पाओगे। मतलब प्रॉपरली आप पूरी पोजीशन को ट्रेल राइड कर सकते हो। मैनेज कर सकता हूँ कि कॉन्फिडेंस रहेगा। हाँ, जब मार्केट गिरेगा भी, समझो अगर 100 रुपए पे ब्रेकआउट हुआ और आपने थोड़ा फोमो में आके कि फियर ऑफ मिसिंग आउट है, आपने 106, 107, 108 में खरीद लिया, पर उसके 2 दिन बाद में मार्केट में थोड़ी गिरावट आई, तो वो स्टॉक वापस से 100 रुपए पे आएगा। तो पता चला कि आप सोचोगे कि यार मार्केट भी गिर रहा है, मैंने भी ये स्टॉक को गलत भाव में खरीद लिया, एक बार के लिए निकल जाता हूँ, बाद में देखूंगा। राइट है जैसे सर। मार्केट चलेगा भी नहीं, जैसे मार्केट स्टेबल होगा ना, ये स्टॉक पहले भागेगा। वही होता है अभी। हाँ, तो आपका जो सेकंड प्रॉब्लम है उसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, ये आप सॉल्यूशन समझ कर गया। सकते हो। और फर्स्ट प्रॉब्लम एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली आपकी वो डिमांड है जो थोड़े हायर टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगी। अभी इसको ट्राई करता हूँ कि मैं हायर टाइम फ्रेम पे स्विच हूँ। पर आप हायर टाइम फ्रेम पे ऐसे ही स्विच मत हो जाइए, मैं आपको वो भी बोलता हूँ। कम से कम आप 500 से 600 700 चार्ट को बैक टेस्ट करो, आपकी जो रेंज ब्रेकआउट की मेथड है उसके बेसिस पे, और देखो कि कौन से स्टॉक में ये रेंज ब्रेकआउट हुआ था बड़े टाइम फ्रेम में, और उसके बाद उसमें क्या हुआ, नो। कितने चले कितने नहीं चले, राइट। यस सर। राइट सर। और बताइए और क्या आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ सर। ये दो मेजर यही था सर, बाकी ऑप्शन बाइंग के रिलेटेड है, मेरी इसमें साइकोलॉजी मैं जान रहा हूँ, मेरा मेथड ठीक हो गया उसमें। उसमें मेरे को साइकोलॉजी मेरी गड़बड़ होती है, कभी मैं ओवर क्वांटिटी हो जाता हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा ले लेता हूँ, या फिर कभी मुझे लगता है कि फिजल आउट हो जाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उस ट्रेड्स के ऊपर। जबकि सर मैं मैं सर अब ऑप्शन, देखेंगे, हम्म अब देखेंगे जबकि मैं अब जो भी मैंने ट्रेड्स आज तक लिए हैं, मैंने सब हम्म लिख करके कॉपी में भी लिख के रखा है कि हम्म मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या रीज़न है और क्या उसके पीछे लॉजिक है, वो सब मैं लिखता हूँ। चाहे मैं बाइंग में लूँ या फिर मैं स्टॉक्स में भी लेता हूँ तो भी। और 2-3 हम्म पॉइंटर मैंने बनाए फंडामेंटल्स, कि ये 3-4-5 फंडामेंटल्स अगर मीट करेंगे तो ही मैं ट्राई करता हूँ कि उन स्टॉक्स में मैं पोजीशन बनाऊँ। एक दो हम्म बार ग्रीड के चक्कर में मैं रेलवे में थोड़ा फंसा हुआ हूँ अभी, और हम्म डिफेंस में थोड़ा फंसा हुआ हूँ, लास्ट रैली को एंजॉय करने के लिए। मैंने अभी मैंने अभी क्या बोला था थोड़ी देर पहले, हाँ वही हुआ है सर मेरे साथ, अभी थोड़ा फंसा हुआ हूँ कभी उसमें। कभी 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 क्या होता है ना राहुल जी, मैं आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, मैंने रेलवे की रैली मिस की है, मैंने डिफेंस की भी रैली मिस की है। पर क्या ओके। मैंने पैसे कमाए नहीं है क्या? मैंने पैसे कमाए राइट। हैं, पर मैंने उतने नहीं कमाए, अगर मैं ये रैली को पकड़ लेता तो शायद और ज्यादा कमा पाता। पर ये जो मिसिंग आउट की फीलिंग है उसको मैं मेरे ऊपर हावी होने देता, और मैं ऐसे सोचता कि नहीं यार, मैंने ये रैली थोड़ी मिस की है, शायद थोड़ी और बाकी है, मैं इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो वो हमारे मुंबई में वो ट्रेन जब छूटती है स्टेशन से तो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो लोकल मोस्टली तो को। आजकल अपने लोग सारे चैंपियन हो गए, पकड़ ही लेते हैं लोग ट्रेन को।
पर अगर गलती से आपका पैर स्लिप हुआ तो आपका रेलवे के नीचे आके हाथ या पैर या कुछ भी कट सकता है, जो आगे जाके पूरी जिंदगी भर अपने को वो डिसीजन लेने पे चलिए, इतना गुस्सा करेगा अपने आप पे कि मैंने वो ट्रेन पकड़ी ही क्यों, मैं 5 मिनट के बाद के दूसरी ट्रेन में चले जाता तो, बेहतर रहता। है ना। तो ये चीज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस कम है राहुल जी, तो आपको ये बाद में ही हम्म। पता चलेगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे राहुल जी, मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं पूछा, वो अभी पूछ लेता हूँ। आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी है कि आप स्टॉक मार्केट में से हर साल इतना तो पैसा मुझे बनाना ही चाहिए? सर अभी प्रेजेंट टाइम में मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरा बस ये है कि मैं इसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकूं, कि मैं इसको फुल टाइम अपने करियर में देख सकूं। सही है और मैंने भी कैलकुलेट राहुल। नहीं किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, कि मेरे को कितना परसेंट हर साल चाहिए या नहीं चाहिए। ये है कि अभी मेरे एक्सपेंसेस थोड़े बहुत निकल जाते हैं, मेरे खुद के एक्सपेंसेस हैं, वो निकल जाते हैं, और इतना मेरे पर और इतना भी मैं लोड नहीं ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक बार ठीक जब है। सीख जाऊंगा मैं, तो उसके बाद ही मैं सारी चीज़ों को कैलकुलेट करूंगा, बैठ के देखूंगा कैसे क्या कर सकते हैं। तो राहुल जी, ये जवाब सुन के मुझे अच्छा लगा कि आपने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है और आप अभी सीखने पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। अगर आप यस मुझे सर। कोई ऐसा जवाब बोलते कि यार मुझे तो हर महीने इतना परसेंट रिटर्न चाहिए ही चाहिए, इतना साल का चाहिए ही चाहिए, तो शायद मुझे ऐसा लगता कि यार आपका भविष्य खतरे में है। पर आप प्रेजेंट टाइम बहुत में ही नहीं सर। एक सुलझे हुए आदमी मुझे लग रहे हो कि आपने मुझे अभी जो आपने ये बोला है ना, वो बहुत बड़ी बात है कि पहले मैं सीखना चाहता हूँ और बाद में मैं देखूंगा रिटर्न का क्या है। तो मैं आपको ये गाइड करूंगा राहुल जी कि आप आराम से 2-3 साल सीखो। अब आप बोलोगे विजय भाई 2-3 साल आराम से क्या बोल रहे हो ज़्यादा आप? हो गया सर। क्योंकि क्योंकि नहीं, ज्यादा नहीं हो गया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने देखो कोविड के बाद ज्वाइन किया है, तो हुँ, आपने अब तक मार्केट का खराब वाला फेज नहीं देखा है राहुल जी। नहीं देखा है, राइट है सर। पता है, कोविड के लोअर सर्किट में मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं मतलब मैं शायद एक हफ्ते तक सहमा हुआ था। वो डर है क्यों सर। सहमा हुआ था? क्यों सहमा हुआ था? क्योंकि यार आप अपना जो पेन है वो किसके साथ शेयर करोगे और आप क्या ये है। बोलोगे किसी को? आपका स्टॉप लॉस समझो 100 रुपया है, और कोविड के टाइम पे लोअर सर्किट में जब मार्केट ने लोअर सर्किट लगाया था ना, आपका स्टॉक खुलता ही 70 रुपया है, 70 रुपीज ओपन होता है। तो आपका स्टॉप लॉस 100 रुपया था, खुला ही 70 रुपीज, मतलब 30 रुपए तो नीचे खुला है, और वो भी लोअर सर्किट में ही बंद है। और स्टॉप तो लॉस आप से 30 रुपए बेचोगे, नीचे। स्टॉप लॉस से 30 रुपया नीचे खुला और लोअर सर्किट में लगा हुआ है, तो बिक भी नहीं रहा है। दिख भी नहीं रहा है। तो वो टाइम का जो पेन है ना, वो मैंने देखा है। और मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप वो पेन देखो, पर मैं ऐसा चाहता हूं कि आप वो साइकिल को जाओ। मतलब आप वो जो बोलते हैं ना, एक एक रास्ता होता है, उसमें एक अच्छा रास्ता भी होता है, खराब रास्ता भी होता है। अभी फिलहाल आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आगे बड़ा खड्डा आने वाला है। देखो जनरली हम हुँ, जब हाईवे पे गाड़ी या कार चलाते हैं, गाड़ी या कार तो एक ही चीज हो गई, गाड़ी या बाइक हुँ, चलाते हैं, तो कभी कभी रास्ते में अचानक से बड़ा खड्डा आ जाता है, तो अपनी बाइक और अपनी कार थोड़ी हिल जाती है। मतलब बाइक को तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमें वो रास्ते पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम ऐसा सोच ही नहीं सकते कि ये रास्ते पे खड्डा आने वाला है, पर सडन अगर खड्डा आ गया तो क्या? जैसे अभी पता है एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी एक्सप्रेस हाईवे में क्रेटा गाड़ी बहुत स्पीड में जा रही थी और अचानक से वो पूरी जंप हो उड़ गई। गई थी। हाँ, जंप हो हाँ, गई थी, उड़ गई थी। तो वो गाड़ी वाले ने तो कभी सोचा ही नहीं होगा कि एक्सप्रेस हाईवे में इतना बड़ा बम्प आएगा, पर वो आया। आना तो नहीं चाहिए, फ्रैंकली आना नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। वो हाईवे की बात है। पर मार्केट में ये बम्प कभी भी आ सकता है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि मैंने आपको 2-3 साल, मैं तो बोलूंगा 3-4 साल आप सीखो। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट की अच्छी साइकिल और बुरी साइकिल जब एक आदमी देखता है ना, तब वो रियल ट्रेडर बनता है। राइट है सर। आपको अच्छे टाइम में पैसा डिसेंट कमाना है, और बुरे टाइम में ये कोशिश करनी है कि मैं कम से कम पैसा गवाऊं। जाएगा तो ज़रूर, मगर कम से कम। जाएगा, देखो जाएगा तो जरूर। राहुल भाई, अगर आपको कोई ये बोलता है ना कि लोअर सर्किट में मुझे लॉस नहीं हुआ, तो वो आदमी भगवान है या तो झूठ बोल रहा है, और झूठ भगवान बोल कोई रहा हो है नहीं सर। सकता है ना। हो नहीं सकता, तो झूठ ही बोल रहा जाएगा है। तो पैसा जाए चलेगा, पर हमारा जाने में पैसा कम जाना चाहिए, आने में ज्यादा आना चाहिए। ये क्योंकि स्टॉक मार्केट में खराब टाइम ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है, अच्छा टाइम बहुत टाइम तक चलता है, खराब टाइम बहुत फास्ट आता है और बहुत लोगों के गले काट के जाता है। तो वो टाइम पे मेरी ये इच्छा होगी कि मेरा गला ना कटे, मुझे कहीं पे स्टिचेस विचिस आ जाए वो चलेगा, मेरा गला नहीं कटना चाहिए, क्योंकि राइट है अगर मेरा सर। गला कट गया तो मैं खत्म। इसीलिए सर मैं ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल से कर रहा हूँ, कि अगर मैं टिका रहूँगा तो शायद एक दिन प्रॉफिटेबल हो जाऊँ, और शायद मेरी साइकोलॉजी डेवलप हो जाए। अगर मैं अभी से बड़े कैपिटल से जाऊँगा तो 2-3 महीने के अंदर ख़त्म करके वाइप्ड आउट हो जाएँगे, और फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैं और भी जो आपको मेरे वही
मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप ऑप्शन बाइंग पे ज्यादा कैपिटल, अपने कैपिटल का बहुत जो आपने 50,000 रुपीज रखा है वो रहने दो, और हम्म। वहां पे अगर आपको लगता है कि सक्सेस मिल रही है तो ही आप अपने आगे कैपिटल बढ़ाना, अदरवाइज वो उतना भी चलेगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो 50,000 का 1 लाख भी हो सकता है, हो और पचास सकता है, वो हजार थोड़ा का जीरो भी लुब्रिकेंट हो, लगता है सर। जीरो भी तो हो सकता है 50,000 जीरो का। भी हो सकता है। तो जीरो जीरो हो भी तो हो सकता पचास है। हजार का ही हो ना, आपका 15 लाख का तो ना हो जाए। वही वही टेंशन, इसी वजह से मैं नहीं डाला उसमें। बाकी रेलवेज की पहले मैंने एंजॉय की थी थोड़ी, जब नया नया आया था मार्केट में, तो उस समय रेलवे डिफेंस एकदम बूम कर रहा था। तो 2-3 रैली मैंने एंजॉय की। लास्ट टाइम में मैं अटक गया फिर। अब होगा अब होगा अब होगा करके थोड़ा थोड़ा डाउन है, मगर मैं बोला कि रखता ही हूँ। पर राहुल जी, आपका स्टॉप लॉस आपने नहीं फॉलो किया। मैं वही गलती की सर। तो देखो, हमारे हमारे गुजराती में एक कहावत है कि आ, मतलब मैं गुजराती में नहीं बोलूंगा, पर मैं आपको हिंदी में ही बोलूंगा कि आपको लॉस होता है ना तो सबसे पहले काटो। जो लॉस करना सीख हम्म। गया मार्केट में, वो मार्केट को सीख गया। अभी काट देता हूँ सर, अभी कोई भी जो तो दिखता है मेरे स्टॉप लॉस बताता है काटता हूँ। हाँ, मगर एक होता तीन है चार में स्वीट फंसा हूँ। लॉस, और एक होता है इतना बड़ा लॉस जिसको हम बेयर ही नहीं कर सकते। हम्म। तो हमेशा हमारे कंफर्ट लेवल के लॉस होते हैं ना, उसको निकल के चले जाने का। राइट है सर। क्योंकि ये चीजों पे हमारा, ध्यान दूंगा। देखो, मुझे मुझे 10 में से सिर्फ 6 या 7 बार राइट होना है। मैं तो बोलूंगा सिर्फ 6 बार राइट होना है। पर जब मैं राइट होऊंगा ना तो मैं बड़ा राइट होऊंगा, और जब मैं रॉन्ग हो रहा हूं ना तो मैं छोटा रॉन्ग होऊंगा। तो वो चीज को आप हमेशा याद रखना। अंडरस्टैंड सर। ठीक है राहुल जी, आपसे बात श्योर करके सर। बहुत अच्छा लगा, एंड आई होप आपको भी हमारे साथ बात करके फायदा मिला होगा। बहुत और अच्छा, कोई बहुत आपके बहुत क्वेश्चन है? फायदा मिला सर। नहीं, करेंटली सर यही 2-3 थे मेरे स्विंग से रिलेटेड जो इशू चल रहे थे, वो आपने सॉल्व किया। एक मैंने समझा कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा करके 50% क्वांटिटी को मैं राइड करूं, और जो हम्म 50% क्वांटिटी है मैं ट्राई करूं कि मैं जब मुझे लग रहा है कि बुक कर लेना चाहिए तो कर लूं। और जो दूसरा मेरे 50 को। या स्टार्टिंग में आप 60 भी कर सकते हो बुक, और 40 को राइड कर सकते हो, मतलब आपका कंफर्ट श्योर जैसे जैसे बढ़ेगा उतना आप बड़ा क्वांटिटी राइड करना फिर। श्योर श्योर। और दूसरा जो है कि मेरे को ये मैं ट्राई करूं कि मैं रीटेस्ट पे ही ट्रेड लूं। भले ही वो फर्स्ट टाइम हाँ, में मिस हो रहा है, मगर मुझे कंट्रोल करके बैठना है। रीटेस्ट में हम्म। लूंगा तो डबल कंफर्मेशन रहेगा, तो टेंशन नहीं। और और जब। तीसरी बात, क्या आप थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखो, अगर हाँ, लंबा बड़ा टाइम प्रॉफिट फ्रेम करना है में। तो। बड़े टाइम फ्रेम में अगर रीटेस्ट अगर होता है तो रीटेस्ट में लो पे एंट्री, और जब वो नेक्स्ट डे उसका हाई काटेगा तो वहां पे मैं अपनी 50% क्वांटिटी को ऐड करूँ। हम्म। ये 3-4 और चीजें मैंने अभी समझी। ये सारी चीजों को आपके जितने भी चार्ट है उसमें बैक टेस्ट करके देखो श्योर कि जो श्योर, विजय और जी ने मैं बोला नोट वो डाउन करके भी होता भी मैं है कि नहीं। फॉलो करूंगा सर। मैं डेफिनेटली ट्राई ठीक है करूंगा नोट राहुल डाउन जी, करके। यस, तो बेस्ट ऑफ लक आपको। और मैं विश थैंक करता यू। हूँ कि आप अच्छा आगे काम करो। पर थैंक ये यू भी मैं सर। बोलूंगा कि मार्केट को ज्यादा लाइटली मत लेना, कभी वो बम्प आएगा अपने को पता नहीं है। आप वो बम्प के लिए हमेशा रेडी रहना। नहीं सर, वो मैं तो रहता ही इसके मतलब डर तो है हमेशा मार्केट से वो। मुझे पता है कि ये किसी को नहीं छोड़ता है, और ये हाँ, और इमोशंस डर के थ्रू ही डर है। रहना चाहिए। डर रहना हाँ। चाहिए, पता है, मैं आज भी डरता हूँ। क्योंकि अगर आपके अंदर डर नहीं रहा ना तो फिर वो डर हम्म। पैदा करेगा मार्केट आपके तो पास। डर पैदा करेगा। और एक बार मैं सर हाँ, आपसे मिला भी, मैं मीटअप पे भी आया था आपके। ओके, जो थाने में आपने किया था, आप लोग आए थे सब लोग, तभी मैं आया था वहां पे। तब से मैं अच्छा। आपको देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। थाने तो में बहुत नहीं, यहाँ सारी। पे विले पार्ला थाने में नहीं किया था हमने। नहीं यार, विले जो पार्ला, फर्स्ट टाइम किया था वो आए थे, वो उनको लेके अंधेरी आए थे, में। बर्नर को। अंधेरी में, और अच्छा, ये सब वो आए तो, थे, पैराडाइज। हाँ, वो तो उनका था तो मैं उनके साथ आया था फिर। आप बुलाए थे उनको, हम्म हाँ। हम्म। तो उस टाइम पे मैं मिला था, मैं उनसे, आप उनके साथ, मुझे आप सिर्फ आए थे तो वो टाइम पे मिला था, ओके। तब से मैं आपको देख रहा था। धीमे धीमे फिर मैं वो आपके थ्रू और एक दो मैं देख करके मुझे लगा कि मैं पहले पे फुल टाइम ऑप्शन बाइंग ही कर रहा था सर। मैं बोला कि हम्म। गेट क्विक रिच स्कीम है, जल्दी अमीर बन जाएंगे, जल्दी काम हो जाएगा, टेंशन नहीं है, 10 का 20 होता है, 20 का 50 होता है, लगेगा दो हुआ? तीन महीना, थोड़ा पैसा जाएगा तो क्या नहीं। तो नहीं मैं हुआ ना? नहीं हुआ। 2-3 महीना मैंने फुल फुल टाइम खाली ऑप्शन बाइंग किया। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये सबके बस का नहीं है। इसको टाइम लगेगा ही लगेगा, इसको देना ही पड़ेगा, मुझे साल 2-3 साल देना पड़ेगा। तब मेरी साइकोलॉजी मेथड सब चीज़ डेवलप होएगा। मैं सोच रहा हूँ जैसा वैसा नहीं चलेगा, तो फिर मैंने थोड़ा कैपिटल इन्फ्यूज करके आप लोग से देखा समझा कि हाँ, स्विंग के थ्रू भी मैं कमा सकता हूँ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो मैंने फिर वो स्टॉक में अपना स्विंग करना चालू किया। अब उसमें ऑप्शन बाइंग से 10 टाइम ज़्यादा रिटर्न बन रहा है मेरा यहाँ पे। ऑप्शन बाइंग में तो सही नहीं है। बना है अभी तक। उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया हूँ, मगर इसमें मैं प्रॉफिटेबल चल रहा हूँ मंथ ऑन मंथ यूजली।
और तो फिर मैं बोला ये अच्छी भी बात है। अच्छा है, कम से कम ये साइड बाय साइड सीख रहा हूँ, और ऑप्शन बाइंग में जिस दिन कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो उसमें ट्राई करूंगा कैपिटल इन्फ्यूज करने का। तब तक यस। इससे ही करना है, मगर मेरा करियर तो मुझे ट्राई कोशिश करता हूँ कि इसी में बनाना है मुझे। ठीक है राहुल जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। एंड आपको बेस्ट ऑफ लक आपके लाइफ के लिए। आप अच्छा काम करो, थैंक यू वेरी आप मच सर। अच्छी अच्छी अपनी जो मेथड है उसको प्रॉपर डेवलप करके अच्छे एक ट्रेडर बनो, उसके लिए मैं विश करूंगा। और अगर आपको इन थैंक फ्यूचर यू। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच श्योर राहुल जी। श्योर। थैंक यू डेफिनेटली मिलेंगे फ्यूचर में सर। यस, थैंक यू।